हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट के लेक्चर 2 पे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इक्विवेलेंट सर्किट देखा था। मैंने आपको बताया था कि क्या नीड होती है इक्विवेलेंट सर्किट की और ट्रांसफार्मर के। प्लस हमने ये भी सीखा था कि इक्विवेलेंट सर्किट कैसे एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की सारी चीज़ों को, यानी कि उसके लॉसेस, उसके वाइंडिंग लॉसेस, उसके कोर लॉसेस, इन सब को इंक्लूड करते हुए कैसे हम एक सर्किट बना सकते हैं और कैसे उसकी इलेक्ट्रिकली एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी। इस लेक्चर के अंदर जो मैंने इक्विवेलेंट सर्किट आपको प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का बताया था, आज उसी के थोड़ा और अंदर जाएंगे और मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। यानी कि वो सारी, भाई हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया क्यों था, रीजन था कि इलेक्ट्रिकली एनालिसिस करनी थी ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन की। तो उसी एनालिसिस के लिए कौन कौन सी इक्वेशन जरूरत पड़ेंगी, कैसे वो इलेक्ट्रिकल एनालिसिस की जाती है, उसको हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हमें 3 बातें सीखने को मिलेंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है वोल्टेज इक्वेशन जो मैं आपको बताऊंगा, दूसरा है करंट इक्वेशंस हम लोग सीखेंगे जो इक्विवेलेंट सर्किट से निकलेंगी, और तीसरा होगा पावर लॉस इक्वेशंस हम लोग देखेंगे, यानी कि जो कोर लॉसेस हो रहे थे अलग अलग तरीके के। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको इक्विवेलेंट सर्किट एक बार यहाँ पे बना दे रहा हूँ। आप लोग अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं जिन्होंने कल का लेक्चर देखा होगा। सिंपली अगर हमारे पास एक V1 सोर्स है, V1 सप्लाई सोर्स है जो कि AC है, इंपॉर्टेंट चीज है, AC V1 सप्लाई सोर्स है। तो यहां से हमारा जाएगा करंट और ये होगा वाइंडिंग लॉसेस R1 X1, ठीक है, लीकेज XL1 यानी कि लीकेज। ये नोटिफिकेशन जरूरी है क्योंकि इससे क्या होगा, आपको कंपेयर करने में आसानी मिलेगी, सीखने में आसानी होगी। तो ये क्या है, वाइंडिंग में जो लीकेज की वजह से जो ड्रॉप हो रहा है, जो रिएक्टेंस है, और ये हो गया रेजिस्टेंस जो वाइंडिंग के कॉपर का रेजिस्टेंस है। ठीक, देन उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है कोर। कोर में मैंने आपको बताया था एक होगा आपका लॉस वाला कंपोनेंट, लॉस कंपोनेंट RC जिसमें हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस, प्लस एक होगा यूजफुल मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट यानी कि XM जिससे हमारा मेन फ्लक्स बन रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। देन यहाँ पे ये सर्किट हम लोग इसको कंप्लीट कर देते हैं एंड ये हो गई आपकी म्यूचुअल इंडक्शन के लिए वाइंडिंग जो हमारी तैयार है। एंड यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं कपलिंग दिखा रहे हैं। देन दिस वन इज द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, सेकेंडरी में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे आपका म्यूचुअल इंडक्शन होगा। इस पूरी ये जो सिस्टम है ये दिखाता है कि म्यूचुअली इंडक्शन हो रहा है इन दोनों में और मैग्नेटिकली कपल हैं दोनों कॉइल्स। देन इसके बाद हमारे पास सेम सेकेंडरी की जो वाइंडिंग होगी उसका रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस R2, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो लीकेज रिएक्टेंस होगा यानी कि जो फ्लक्स लीक हो रहा है उसको हम लोग XL2 से दिखाएंगे। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग यहाँ पे लोड कनेक्ट कर देंगे, LOAD, एक लोड कनेक्ट करेंगे। ठीक, वो कोई भी लोड हो सकता है, RL RLC कोई भी लोड कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नोटिफिकेशन ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग मार्क करेंगे कि वोल्टेज क्या क्या है। तो यहाँ पे V1 मिल रहा है, ये हो गया तुम्हारा यहाँ के इसके अक्रॉस V1 होगा। देन यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा ड्यू टू लीकेज और वाइंडिंग का रेजिस्टेंस के कारण। जो बचा कुचा वोल्टेज है वो यहाँ पे मिलेगा यानी कि वो होगा म्यूचुअल सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज E1, और ये सेम वोल्टेज इस कोर के अक्रॉस अप्लाई होगा और सेम वोल्टेज ही यहाँ पे आएगा म्यूचुअल इंडक्शन के लिए जो तैयार होगा। ठीक है, सेकेंडरी में जो म्यूचुअल इंडक्शन से जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा E2। ठीक, ये जो वोल्टेज है ये बिफोर म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा, और ये जो है यही वोल्टेज प्लस यहाँ जो करंट फ्लो करेगी वो तुम्हारी पावर होगी, अपरेंट पावर जो म्यूचुअल इंड्यूस्ड होगी सेकेंडरी में जाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। देन यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा R2 और XL2 के क्रॉस, जो आउटपुट में मुझे वोल्टेज मिलेगा लोड के क्रॉस वो होगा V2। ठीक है, ओके, नाउ करंट मार्क कर लेते हैं भाई। यहाँ से हम लोग सप्लाई, सबसे पहले अगर लोड कनेक्ट है तो I2 की डिमांड हो सकती है, अगर लोड नहीं कनेक्ट है तो I2 डिमांड नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले अगर मान लेते हैं कोई लोड कनेक्ट नहीं है तो ये कोर जो है इसको मैग्नेटाइज करने के लिए आपको करंट चाहिए होगा। तो सबसे पहली करंट जो होगी वो होगी I0 यानी कि नो लोड करंट मांगी जाएगी, कोर करंट भी कह सकते हैं, कई नाम से जाना जाता है। ये जो I0 होगी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक होगी जो मैग्नेटाइज करने के लिए यानी कि IM यानी कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए रोल प्ले करेगी, प्लस कुछ कंपोनेंट जो होगा वो किस में यूज हो जाएगा, लॉसेस में। तो इसको मैं IC कह देता हूँ, कोर लॉसेस में। ठीक है, कोर के लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए यानी कोर के लॉसेस में जो करंट कंज्यूम होगा। ठीक, प्लस ये जब यहाँ से करंट मांगी जाएगी तो प्राइमरी करंट जो होगी हम लोग यहाँ से मांगेंगे, I0 मांगेंगे। अब जैसे ही आपने लोड लगा दोगे तो लोड लगाने पे एक सेकेंडरी करंट I2 आ जाएगी। मैं मैकेनिज्म में बता चुका हूं, इस करंट को ओवरकम करने के लिए एक्स्ट्रा करंट की डिमांड होती है, वो यहां से आएगी I1 डैश। ठीक है, I1 डैश आ जाएगी, और यानी कि ये दो करंट आ गई। ये दो करंट I1 डैश जो होगी ये लोड को कंपनसेट करने के लिए है। ठीक है, इसीलिए ये तभी फ्लो करेगी जब I2 फ्लो करेगी, अगर I2 जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगी। I0 करंट एक कांस्टेंट करंट है, और क्योंकि ये कांस्टेंट करंट है और I1 डैश क्या है, एक वेरिएबल करंट है, ये मैं पुराने लेक्चर में बताया था। ये तुम्हारी एक कांस्टेंट करंट होती है यानी कि लोड लगाओ ना लगाओ ये फ्लो करेगी, और ये एक वेरिएबल करंट होती है
ठीक है, वेरिएबल करंट है, ये भी तुम्हारी वेरिएबल करंट है, ठीक है, क्योंकि लोड के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इन दोनों को अलग करने के लिए इसलिए मैंने पैरेलल सर्किट में ये पूरा सर्किट बनाया है, ये कोर को पैरेलल में लगाया है वाइंडिंग्स के साथ। ठीक है, देन यहाँ पे आ जाते हैं और प्राइमरी में कितनी करंट फ्लो करेगी, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी वो I1 फ्लो करेगी। ठीक है, I1 करंट, टोटल करंट जो प्राइमरी से हम लोग मांगेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हम लोग हमेशा पढ़ते आते हैं कि एपरेंट पावर बराबर होती है, तो यहाँ पे पहुंचने वाली यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो एपरेंट पावर इकट्ठी है, ठीक, यानी कि आपकी कितनी है E1 और इंटू I1 डैश, ये इक्वल होगी जो ट्रांसफॉर्म होगी यहाँ पे, और वो होगी E2 इंटू I2। ठीक है, यहां से ठीक क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, एपरेंट पावर इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं जो ट्रांसफॉर्म होगी, क्योंकि इससे पहले जो पावर दी जा रही है वो कुछ लॉसेस में चली जा रही है, जो बची कुची पावर है केवल वही म्यूचुअली इंडक्शन से किस थ्रू ट्रांसफॉर्म होकर सेकेंडरी साइड में जा रही है। तो जो पावर म्यूचुअली इंड्यूस्ड होकर सेकेंडरी साइड में जा रही है वहां पे हम लोग एपरेंट पावर का कॉन्सेप्ट लगा के इक्वल कर देंगे उसे, और ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग सबसे पहले इक्वेशंस एक एक करके एनालाइज करेंगे, KVL और KCL लगाएंगे, सारी चीजें करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला हमारा टॉपिक रहेगा, फर्स्ट टॉपिक है वोल्टेज इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग वोल्टेज इक्वेशंस लगाएंगे, वोल्टेज इक्वेशंस KVL सिंपल सा लगा के देखेंगे। तो देखो क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले अगर प्राइमरी साइड की बात करें तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट को देखें, ठीक, यानी कि ये लूप जो है हमारे पास इसमें लगाएं, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ऑन प्राइमरी साइड यानी कि V1, यानी कि जितना वोल्टेज तुम सप्लाई कर रहे हो फेजर सम इक्वल टू होगा आपका E1 जितना मिला, ठीक है, प्लस कुछ वोल्टेज ड्रॉप में चला गया, यानी कौन कौन सा, I1 R1, ठीक है, प्लस I1 J इंटू XL1, यानी लीकेज में ड्रॉप हो गया। ठीक, ओके, ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ यहाँ पे ये क्या है, ये हो गया तुम्हारा सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज, सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज, बहुत ध्यान से समझते रहना। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सप्लाई वोल्टेज, ये सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या दिखा रहा है, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स, लीकेज के कारण। ठीक है, समझ में आ रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने वाली है। देखो अब क्या होगा, यानी कि अगर वाइंडिंग तुम्हारा, अगर तुम आइडियल ट्रांसफार्मर ले लेते, यानी कि जिसमें किसी भी तरीके कोई लॉस नहीं हो रहा होता, किसी भी सारा का सारा फ्लक्स अगर एक जगह कंसाइड होता, मतलब पूरा का पूरा फेरोमैग्नेटिक कोर के अंदर चल रहा होता, तो लीकेज कम होता। जब लीकेज कम होता तो यूजफुल फ्लक्स बढ़ जाता, यूजफुल फ्लक्स बढ़ जाता तो E1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली राइज अप हो जाती। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने इन दोनों को वोल्टेज ड्रॉप के रूप में दिखाया है। ठीक, ये हो गया। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग इसी इक्वेशन को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, E1 प्लस में I1 ब्रैकेट में कर देते हैं R1 प्लस JXL1। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम जानते हैं ये चीज क्या होती है, ये होती है आपकी इंपेडेंस होता है, इंपेडेंस Z1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन फाइनली हमारे पास आई कि V1 इक्वल टू फेजर सम है, इसीलिए ऊपर हमेशा आप एरो इस तरीके के बार लगाते रहेंगे। ये दिखा रहा है कि फेजर सम है, यानी कि नॉर्मल अलजेब्रिक सम नहीं है, फेज एंगल इन्वॉल्व रहेंगे इनके अंदर। ठीक है, तो V1 इक्वल टू E1, ठीक है, प्लस आपका I1 एंड Z1। क्लियर हो गया यहाँ पे, जिसमें ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है, यानी कि ये जो है ये दिखा रहा है, इसको हम कह सकते हैं लीकेज इंपेडेंस, लीकेज इंपेडेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। ध्यान रखना ये चीज, प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज इंपेडेंस को दिखा रहा है। देखो आर की वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि हम जानते हैं हमने बहुत अच्छा वायर लिया है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को करने के लिए, तो क्योंकि तुमने इतना अच्छा वायर लिया तो उसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली काफी कम होगा। तो जो भी लॉसेज हो रहे होंगे वो मेनली लीकेज इंपेडेंस की वजह से होते हैं। एक चीज, ये चीज हमेशा याद रखना, यानी कि अगर तुम इसमें बात करोगे तो आर जो होता है R1 वो बहुत बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू XL1। ठीक है, क्योंकि जो आपने कॉपर लिया होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन लीकेज हो रहा होता है, तो लीकेज की वैल्यू इसीलिए ज्यादा आती है। तो इसीलिए लीकेज इंपेडेंस के नाम से भी ये जाना जाता है प्राइमरी के। ठीक, इसी तरीके से ये हो गई प्राइमरी साइड। इसी तरीके से अगर आप सेकेंडरी साइड चले जाओगे, सिमिलरली अगर हम लोग क्या करें, सेकेंडरी साइड को देखते हैं। सेकेंडरी साइड तो देखो वहां पे भी क्या होगा, सेकेंडरी साइड में आप सिंपल सी यहाँ पे E2 इक्वल टू, यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। देखो जो टोटल वोल्टेज म्यूचुअली इंड्यूस हो रहा है वो है E2, उसके बाद कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाएगा इन दोनों में, देन हमें मिलेगा V2। ठीक, तो इसी तरीके से ये इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, जो सेकेंडरी साइड की इक्वेशन होगी वहां पे होगी आपकी E2 इक्वल टू होगा V2 प्लस I2 Z2। क्लियर हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे ये हो जाएगा म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है, V2 हो जाएगा तुम्हारा
वोल्टेज अक्रॉस लोड, वोल्टेज अक्रॉस लोड, यानी कि ये वो वोल्टेज होगा जिसे हम लोग VT भी कहते थे जनरेटर में ना, टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगा तो वही वोल्टेज होगा ये लोड के अक्रॉस। और ये हो जाएगा तुम्हारा लीकेज इंपेडेंस ऑफ सेकेंडरी, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू, सॉरी अच्छा एक चीज ध्यान रखना, हाँ यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, इसको ध्यान देना, ये Z1 के बारे में मैंने बताया, Z1 है तुम्हारा लीकेज इंपेडेंस, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर है, यानी कि ये पर्टिकुलर जो है वो है तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लीकेज इंपेडेंस। क्लियर हो गया? देखो दोनों में अंतर याद रखना। देखो एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप कभी भी एक लीनियर इक्वेशन लिख रहे हो तो वहां पे सारी क्वांटिटीज एक ही चीज की होनी चाहिए, यानी कि वोल्टेज को हमेशा वोल्टेज के साथ एड अप या सब्ट्रैक्ट करोगे और करंट या इंपेडेंस को करंट और इंपेडेंस के साथ। फॉर एग्जांपल अगर रेजिस्टेंस लिखा है, कहीं पे लिखा है A प्लस बी प्लस सी, तो याद रखना A प्लस बी प्लस सी में A B C तीनों एक ही क्वांटिटीज होंगी, एक ही तरीके की। मतलब अगर रेजिस्टेंस ले रहे हो तो तीनों की तीनों रेजिस्टेंस होंगी, वोल्टेज ले रहे हो तो तीनों तीनों वोल्टेज होंगी, और करंट ले रहे हो तो तीनों तीनों करंट होंगी, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग वोल्टेज इक्वेशन बना रहे हैं तो देखो ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, तो वोल्टेज के साथ केवल आप वोल्टेज को ही जोड़ सकते हो, करंट को नहीं जोड़ सकते। क्लियर हो रहा है? ये चीज हमेशा याद रखना, बहुत हेल्पफुल रहेगी जब आप फेजर डायग्राम भी आगे चल के बनाओगे। तो वोल्टेज के साथ वोल्टेज ऐड करेंगे, तो I1Z क्या होता है भाई, IR क्या होता है, वोल्टेज ही तो होता है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लीकेज इंपेडेंस होगा, ठीक है। तो ये लीकेज इंपेडेंस मैंने लिखाया था वो बेसिकली Z के लिए था। इसी तरीके से यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस लोड हो गया, ये पूरा का पूरा अगर टर्म की बात करे जाओगे तो ये होगा वोल्ट ड्रॉप ड्यू टू Z2, यानी कि लीकेज इंपेडेंस Z2। और Z2 क्या है भैया, Z2 है तुम्हारा लीकेज इंपेडेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इसमें कोई डाउट नहीं रखना, एकदम क्लियर रखना। देखो E2 क्या है, वोल्टेज है, ये क्या है, वोल्टेज है, तो I2Z2 क्या है, वोल्टेज। तो याद रखना, देखो वोल्टेज के साथ वोल्टेज एड अप या सब्ट्रैक्ट करोगे, वोल्टेज के साथ वोल्टेज एड अप सब्ट्रैक्ट करोगे, और करंट के साथ करंट करोगे, रेजिस्टेंस के साथ रेजिस्टेंस एड अप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक। कभी भी तीनों क्वांटिटीज आपस में इंटरेक्ट नहीं करती, ठीक। तो वोल्टेज वोल्टेज के साथ ही एड या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई यहाँ पे। देखो ये जो पहली इक्वेशन आई है, यानी कि फर्स्ट लिख देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन की एक खास बात और ये बता रही, देखो सप्लाई वोल्टेज जो है वो दो जगह जा रहा है, एक तो सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज बनाने में खर्च हो जा रहा है, प्लस लीकेज इंपेडेंस में खर्च हो जा रहा है। दूसरा, लेकिन सेकेंडरी साइड पे जो वोल्टेज म्यूचुअल इंड्यूस आया वो तुम्हारा लोड के अक्रॉस जाएगा, प्लस खर्च हो जाएगा कहां पे, सेकेंडरी इंपेडेंस के अक्रॉस, लीकेज इंपेडेंस के अक्रॉस, ठीक है। तो यहां से ये दो बातें क्लियर हो गई, यानी कि वोल्टेज इक्वेशन इससे अलावा और कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैंने बता दिया, सारी चीजों का सिग्निफिकेंस बता दिया है। तो दोनों वोल्टेज इक्वेशन आपने सीख ली, कैसे निकालनी है, सिंपली आपको KVL लगाओगे, दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे करंट इक्वेशंस की। अब हम जो सेकेंडरी टॉपिक है हमारे पास है वो है करंट इक्वेशंस, करंट इक्वेशंस, ठीक, उसको सीखते हैं। करंट इक्वेशन सिंपल सा, अगर यहाँ पे देखो तो देखो I0 करंट जा रही है इसके अंदर, ठीक है, I0 जा रही है, और यहाँ पे ठीक है प्लस I1 डैश जा रही है, यही दो करंट तो जा रही है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और यहाँ कितनी जा रही है, I0 जा रही, ठीक। तो देखो इसको जरा बना लेते हैं, इस सर्किट को यहाँ बना लो भाई, यहाँ से ये आगे गया है और यहाँ पे ये गया है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, ये कुछ है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे कितनी करंट आ रही, यहाँ पे आ रही तुम्हारी I1 डैश करंट, यहाँ जा रही I0 करंट, तो यहाँ भाई कितनी जा रही, I1 जा रही। तो सिंपल सा I1 जो होगी, ठीक, इक्वल टू होगी I0 प्लस I1 डैश। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, सिंपली KCL लगा दिया है, यहाँ पे आपको मिल गया होगा। अब देखो I1 डैश की अगर वैल्यू निकाली जाए I2 के टर्म्स में, एक इक्वेशन तो तुम्हें ये मिल गई सॉल्व करने के लिए। एक इक्वेशन और जानते हैं हम लोग, जानते हैं कि I1 डैश जो होती है वो किसको बैलेंस करने के लिए आई है, I2 को बैलेंस करने के आई है। लेकिन क्योंकि ट्रांसफॉर्मर स्टेप है स्टेप डाउन हो सकता है, तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो भी आएगा, तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो कितना आ जाएगा, N2/N1। क्लियर हो गया? ये मैंने कल लेक्चर में आपको बताया भी था। तो I1 डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I2 के बराबर होगी इंटू N2/N1 के टर्म्स में। तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं यहाँ से, I1 डैश जो होगा वो इक्वल टू I0, ये तुम्हारी कांस्टेंट करंट है, ये हो जाएगी I2 के टर्म्स में अगर लिखना चाहते हो आपको I1 डैश पता करनी है, आपको I1 डैश तो नहीं पता, लेकिन लोड करंट कितनी मांग रहा है ये पता है, तो वहां से भी इसे लिख सकते हो N2/N1। क्लियर हो गया? ये दूसरी क्वेश्चन हो गई, समझ में आया? तो देखो एक्चुअल में होगा क्या कि तुम्हें ये नहीं पता होगा, तुम ट्रांसफार्मर कनेक्ट करोगे तो तुम्हें ये पता होगा कि लोड जो है वो सेकेंडरी में I2 करंट मांग रहा है, तो तुम्हें ये इक्वेशन कैसे निकालोगे, सिंपली I2 को इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म कर लो, क्योंकि I1 डैश आपको पता है ये कांस्टेंट करंट होती है, ये कांस्टेंट करंट होती है। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक, तो ये हो गई KCL की, मतलब KCL जब आपने लगाया तो करंट इक्वेशंस आ गई। नाउ अब I0 के ऊपर जरा डिटेल में देखते हैं, इस I0 को ले आओ भैया। तो I0 जो है यहाँ से देख सकते हो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक है तुम्हारा IC
अगर ये RC है रेजिस्टेंस कोर लॉस के अक्रॉस, और एक जा रही मैग्नेटाइज करने में IM, अगर ये XM है, ठीक। तो I0 जो होगी वो कौन सी होगी, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, IC में डिवाइड हो रही है प्लस IM, ठीक है। ये क्या है, ये भी मैं आपको पुराने लेक्चर में बताया था, ये है तुम्हारा कोर लॉस कंपोनेंट है, ये कोर लॉस का कंपोनेंट है, और ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। क्लियर हो रहा है। तो देखो ये कोर लॉस कंपोनेंट हो गया, और IM क्या है आपका, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, ठीक। अब देखो एक चीज और बड़ी ध्यान से देखना, अगर हम इसी के ऊपर ध्यान दें तो देखो हमारी इक्वेशन आई I0 इक्वल टू IC प्लस IM, ठीक है। अब देखो अगर आप बात करो कोर को बहुत ध्यान से देखना, इधर लगा है रेजिस्टेंस RC, यानी कि ये जा रही है अक्रॉस रेजिस्टेंस के, ठीक है, और इधर लगा है प्योर इंडक्टेंस, प्योर इंडक्टेंस, तो ये जा रही है इंडक्टेंस के अक्रॉस, अक्रॉस इंडक्टेंस, यानी कि अक्रॉस कह लो या पास हो रही है इंडक्टर से, इंडक्टर वो भी प्योर। तो ये चीज आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपने पढ़ी होंगी कि जब भी करंट आपकी अगर किसी इंडक्टर के अंदर से करंट पास होती है, ठीक, तो करंट क्या होती है 90 डिग्री, यानी कि करंट जो होगी IM ये क्या करेगी 90 डिग्री लैग कर जाएगी, ये बात आप जानते हो, ठीक। और ये जो होगी अगर IC हमारी कितने पे 0 डिग्री पर है, यानी कि जो रेजिस्टेंस से पास होने वाली करंट है उसके रिफरेंस में जो मैग्नेटाइजिंग करंट पास हो रही है वो 90 डिग्री उसको लैग करेगी। ये बात आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ के आए हो, हम लोग जानते हैं इंडक्टर के अंदर करंट 90 डिग्री लैग कर जाती है वोल्टेज से, और कैपेसिटर के अंदर करंट 90 डिग्री लीड कर जाती है वोल्टेज से, ठीक। और रेजिस्टेंस के अंदर करंट जो होती है वो वोल्टेज के सेम रिफरेंस में रहती है, ठीक है। अब इधर रेजिस्टेंस है, ये क्या है रेजिस्टेंस है, तो RC से पास होने वाली करंट क्या है IC है, तो ये तो 0 डिग्री पे ही रहेगी, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस। लेकिन अगर हम बात करें XM से पास होने वाली करंट तो वो हो गई IM, और जब XM से पास हो रही तो ये क्या करेगी 90 डिग्री, 0 डिग्री रहेगी वोल्टेज से, और ये 90 डिग्री लैग करेगी वोल्टेज से, ठीक। तो अब देखो अगर इन दोनों कंपेयर करें, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। IC जो है वो 0 डिग्री लैग कर रही है V से, वोल्टेज से, ठीक है, प्राइमरी के, और IM जो है मैग्नेटाइजिंग करंट ये 90 डिग्री लैग कर रही है V1 से, ठीक। लेकिन अगर ये हो गई V1 के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू V1, पर अगर इन दोनों को आपस में देखो तो एक 0 डिग्री पे एक 90 डिग्री लैग पे है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक तुम्हारी 0 डिग्री पे बना देते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं ये 0 डिग्री है, ये हो गई IC, तो जो दूसरी है IM वो क्या होगी 90 डिग्री लैग होगी, ये देखो 90 डिग्री का डिफरेंस आ गया, ये हो गई IM, ठीक। ये क्या है 90 डिग्री लैग कर रही है किससे, IC से, ठीक। तो IM देखो 90 डिग्री लैग कर रही है IC से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना कि पहले हमने क्या करा, रेफरेंस ले लिया V1 को, तो देखो जब RC की बात करी जाए तो IC V1 से 0 डिग्री लैग कर रही है, और IM जो वो 90 डिग्री लैग करी V1 से, ये दोनों चीजें आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ के आए हो। पर अगर मैं कहता हूं कि V1 को हटाओ पिक्चर से और हम कंपेयर कर रहे हैं IC IM को, तो IC IM को अगर तुम कंपेयर करोगे तो एक 0 डिग्री लैग कर रही V1 से और दूसरी 90 डिग्री, तो यानी कि आपस में ये कैसे होंगी, आपस में ये 90 डिग्री लैग करने लगेंगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर आपने V1 को हमने दोनों के बीच में कॉमन रेफरेंस ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे भी रेफरेंस कॉमन है और यहाँ पे भी, तो अगर V1 बनाओगे V1 कैसे आएगा, अगर V1 हम लोग ये बना लें, ये हमारा है V1, अगर V1 है तो V1 के सेम रेफरेंस में आएगी IC, और V1 से 90 डिग्री लैग करती हुई IM, देखो ये दोनों चीजें वेरीफाई हो रही, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो V1 जो है अगर हम V1 को कॉमन रेफरेंस लेने, दोनों के लिए कॉमन है ये, तो अगर दोनों को कॉमन रेफरेंस ले लोगे तो V1 के सपोर्ट में आ जाएगी IC और 90 डिग्री लैग करती हुई IM, क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जो डायग्राम आया, वेक्टर फेजर डायग्राम, वो ये आया कि यहाँ पे बनेगी आपकी IM और ये बनेगी IC, ठीक है। और इन दोनों का समेशन क्या है भैया, IC और IM का समेशन क्या है, IC और IM का समेशन है I0, तो ये बनेगा तुम्हारा I0, यहाँ पे आएगा I0, क्लियर हो गया यहाँ पे, इसीलिए इसको फेजर सम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज हो गई, आई होप इसको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा, ये डायग्राम आ गया, ओके। अब एक चीज याद रखना, ये जो पर्टिकुलर एंगल होता है ये होता है हिस्टैरिसीस एंगल अल्फा, हिस्टैरिसीस एंगल, हिस्टैरिसीस एंगल अल्फा। इसकी क्या कहानी, इसको कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली याद रखो ये जो हिस्टैरिसीस एंगल होता है ये आपके हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस हैं उनकी वजह से एक बड़ा एक रीजन होता है जिसकी वजह से हिस्टैरिसीस एंगल आता है, कभी और डिस्कस करेंगे उसको। अभी आप याद रखो ये अल्फा जो होता है वो होता है हिस्टैरिसीस एंगल, ठीक। आपको अब यहां तक की बात क्लियर हो गई, कोई इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अगर यहां से हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश करें, अगर हम IC की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ I0, ठीक है, IC इन टर्म्स ऑफ I0, तो ऐसे में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक। तो पहले हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ I0 एंड अल्फा, यानी कि हिस्टैरिसीस एंगल के टर्म्स में, ठीक है। तो अल्फा को लिख लो हिस्टैरिसीस एंगल,
तो अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी है आईसी की यानी कोर लॉस कंपोनेंट की इन टर्म्स ऑफ आई नॉट और हिस्टैरिसीस एंगल अल्फा के टर्म्स में, तो कैसे निकलेगी? तो भाई आई नॉट सिंपल सी चीज है, अगर तुम इसको इस तरीके से सिस्टम बना लो तो देखो ये क्या होता है, आई नॉट जो आ गया यहाँ पे सेंटर आ गया, और आईसी की बात कर रहे हैं तो देखो एंगल के जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ कितना आ जाएगा साइन अल्फा, ठीक। और आई एम कितना आ जाएगा, आई एम इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा आई नॉट कॉस अल्फा, ठीक। तो देखो एक दो फॉर्मूले तुम्हें ये मिल गए, करंट इक्वेशन और फेजर इक्वेशन सिंपली लगा के, ठीक है। समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये यहां तक बिल्कुल चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, एक चीज और होती है, अगर हम बात करें, ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ आई नॉट एंड अल्फा, ध्यान रखना कंडीशंस, एक तो आई नॉट के टर्म में और अल्फा के टर्म्स में, ठीक है। नाउ अगर मैं चाहता हूं कि हम लोग निकालें, अब एक नया स्टेटमेंट देते हैं, इन टर्म्स ऑफ हम चाहते हैं आपकी निकालें पावर फैक्टर के टर्म्स में एंड पावर फैक्टर एंगल यानी कि थीटा के टर्म्स में एंड आई नॉट के टर्म्स में। जरा इसको देखते हैं, तो देखो पावर फैक्टर के बारे में अगर बेसिक नॉलेज आपको पता हो तो आपको पता होगा कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है वो पावर फैक्टर होता है, ठीक है। तो भाई हमने अभी जो डायग्राम बनाया था यहाँ पे मैंने आपको सिखाने के लिए, देखो यहाँ पे हमने वोल्टेज लिया था, उसी तरीके से अगर हम ये ले रहे हैं, अगर हमारे पास ये वोल्टेज है V1, ध्यान से समझना, ठीक। तो वोल्टेज V1 है और रेजिस्टेंस जो है हमारे पास, जो रेजिस्टेंस होता है, दो करंट जा रही थी, एक जा रही थी रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस तो वोल्टेज के सेम फेज में होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी डायरेक्शन में आ जाएगा आईसी यानी कि कोर लॉस कंपोनेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो रेजिस्टेंस से पास होने वाली करंट वोल्टेज के सेम फेज में होती है। नाउ जो दूसरी करंट है मैग्नेटाइजिंग करंट, वो इंडक्टर से पास हो रही, तो इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री, तो करंट जो होगी वो लैग करेगी 90 डिग्री, तो ये होगी तुम्हारी आई एम, ठीक। और इन दोनों से ये तो दोनों करंट जो है मिलके जो करंट बना रहे हैं वो होगी तुम्हारी आई नॉट। क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं पावर फैक्टर एंगल, ठीक। तो अगर हमारा पावर फैक्टर एंगल देखो, अगर हम लोग बात करें कि लोड ही नहीं लगा हुआ है, यानी कि इन केस ऑफ नो लोड, ठीक है, इसके लिए आपको क्या कंडीशन याद रखनी है, नो लोड कंडीशन। अगर हम ये मान के चलें कि कोई लोड ही नहीं लगा है, अगर कोई लोड नहीं लगा है तो I2 इक्वल टू 0, लोड नहीं लगा है तो I1 डैश इक्वल टू 0। अगर भाई I2 इक्वल टू 0, I1 डैश इक्वल टू 0, तो I1 जो होगी वो कितनी हो जाएगी, I नॉट के बराबर हो जाएगी, इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। क्योंकि हम लोगों ने सीखा है कि I1 जो होती है I नॉट प्लस I1 डैश होती है, अगर I1 डैश लोड 0 है तो I1 डैश 0 हो जाएगी, तो I1 इक्वल टू I नॉट, ठीक। तो यानी कि I नॉट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा तुम्हारे I1 के, अगर नो लोड का केस है, ठीक। तो नो लोड केस में V1 ये सारी चीजें एक बराबर हो गई, ठीक। तो अब यानी कि ये अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम बात कर रहे हैं प्राइमरी पावर फैक्टर की, तो प्राइमरी पावर फैक्टर होगा यानी कि V1 और I1 के बीच का जो पावर फैक्टर होगा वो मान लेते हैं थीटा है, तो वो यहां पे जरा कैसे मार्क करोगे, तो थीटा भैया ये आएगा वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल थीटा। समझ में आ गया, ये हो गया प्राइमरी पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। थीटा क्या है आपका ध्यान रखना, ये तुम्हारा थीटा क्या है, प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर एंगल। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर तुम जानते हो कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये जो कॉस थीटा का जो थीटा है ना वो है ये, ठीक है। तो वो थीटा यहाँ आ जाएगा, और तुम लोग जानते हो कॉस थीटा किसके बीच में बनता है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल जो होता है उसी को हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ठीक। तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है वो हो गया आपका कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जो थीटा होगा वो इस तरीके से हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं। याद रखना यहां से आई नॉट और आई एम के बीच का जो एंगल होता है, बहुत ध्यान से गलती मत कर देना, वो होता है तुम्हारा हिस्टैरिसीस एंगल अल्फा, ठीक है। और जो आई नॉट और V1 के बीच का जो एंगल होता है, यानी कि I1 और V1 के बीच का एंगल, वो हो गया तुम्हारा थीटा 1 कह लो इसे, प्राइमरी का ना पावर फैक्टर थीटा 1, तो ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी का पावर फैक्टर एंगल, ठीक। अब देखो अगर इसके टर्म्स में लिखना चाहोगे तो कैसे इक्वेशन लिखोगे, तो देखो अब अगेन सेम इक्वेशन है हमारे पास, यहां से सिंपली IC देखो यहां से IC क्या होगा, I नॉट कॉस थीटा 1, बहुत सिंपल है, ये आपने पढ़ा होगा I नॉट कॉस थीटा 1, क्लियर हो गया। और IM जो होगी वो इसका जस्ट रिवर्स होगी, यानी कि I नॉट साइन थीटा 1, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके सामने, एक रिजल्ट ये निकल के आया, यानी कि ये किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी पावर फैक्टर एंगल, यानी प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर एंगल के टर्म्स में अगर निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। अगर आपको दूसरा फॉर्मूला क्या था, IC इक्वल टू I नॉट साइन अल्फा और IM I नॉट कॉस अल्फा, साइन और कॉस रिवर्स हो जाते हैं, ध्यान रखना। रीजन क्या है, क्योंकि अल्फा नीचे की तरफ साइड बना है और थीटा ऊपर की साइड बना है। तो ये फॉर्मूला कब आप यूज करेंगे, जब आपको निकालना होगा IC IM को इन टर्म्स ऑफ हिस्टैरिसीस एंगल के टर्म्स में अगर निकालना होगा,
ठीक, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा बाहर से। अगर आपको ये समझ में आ गया, सिंपली मैंने यहाँ पे केसीएल लगाया, देन हमने सिंपली वेक्टर जो फेजर लॉज होते हैं, जो वेक्टर आप फिजिक्स में पढ़ के आए होगे, वही सिंपली मैंने यूज करें, कोई भी हाई फाई मैथ का इस्तेमाल नहीं करा है। यहाँ पे बस याद रखना ये जो चीज मैंने बताई है इसमें सारा लॉजिक लगा हुआ है, यानी कि जो भी लॉजिक है, जो सीखने वाली बात है वो ये है कि भाई क्योंकि आईसी जो है ये क्या है, रेजिस्टेंस से पास हो रही थी तो वोल्टेज के सेम फेज में हो जाएगी, और एक्सएम जो है, ये आईएम जो है वो एक्सएम से पास हो रही है, एक्सएम इंडक्टर है तो उस केस में वोल्टेज जो होता है वो लीड करता है 90 डिग्री, तो इसीलिए यहाँ जो करंट आईएम है वो 90 डिग्री लैग हो जाएगी। ये क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री लैग कर रही है आईएम, किससे, V1 से। ठीक है, तो हमने V1 को कॉमन रेफरेंस लिया था, ये मैंने बता चुका हूं। V1 को आपने कॉमन रेफरेंस ले लिया तो आईसी आईएम को बना सकते हो ना, अगर V1 कॉमन रेफरेंस है तो वहां पे हमने ये क्वेश्चन सारी ड्रॉ करी है उससे। ठीक, आई होप समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा एक दो बार आप इस लेक्चर को देखोगे, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, बहुत सिंपल मैथ। ठीक, तो अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता देना, उसके ऊपर मैं आपको फर्दर लेक्चर समझा दूंगा, लेकिन आई थिंक होना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने कोई ऐसी हाई फाई एडवांस मैथ यूज नहीं की है। खैर लास्ट चलते हैं, लास्ट बिल्कुल थर्ड पार्ट इसका, जो कि है पावर लॉस इक्वेशंस। पावर लॉस इक्वेशन बहुत सिंपल है। ठीक है, वापस से चलते हैं, क्या था, इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। अब हम लोग कोर के अंदर जो लॉसेज हो रहे हैं उसको जरा देखते हैं। कोर के अंदर के जो लॉसेज हैं, यानी कि कोर लॉस, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कोर के अंदर जो लॉसेज हो रहे हैं। ठीक है, कोर भाई ये आपकी कोर है, ये रेजिस्टेंस है आर सी, ये इंडक्टेंस था XM। ठीक है, और ये हो गया, देन यहाँ पे हमने करंट बना ली थी, ये थी IC, ये थी आपकी IM, ये दो पार्ट थे। ठीक है, नाउ यहां हो गई I0। अब हम बात करेंगे कि लॉस की, देखो तो लॉस कंपोनेंट कौन सा था भाई, यही तो लॉस हो रहे थे, ये लॉस तो कंपोनेंट था। यहाँ पे हिस्टैरिसीस, ये क्या दिखा रहा था, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस। तो यहां से अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें आरसी की, तो आरसी की वैल्यू क्या हो सकती है, तो देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो रहा है। सबसे पहले ये देखो वोल्टेज कितना मिल रहा है भाई, E1 मिल रहा है, बहुत ध्यान से देखना, E1 वोल्टेज मिल रहा है इसके अक्रॉस, इस पूरे के अक्रॉस। ठीक, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना मिल रहा है, जल्दी से इसको लिख लेते हैं। यहां पे मुझे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है वो है E1। ठीक, E1 वोल्टेज मिल रहा है, करंट तुम्हें पता है IC, तो सिंपली RC को कैलकुलेट कैसे करोगे, तो RC इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा E1 बाई IC। एक तो ये हो गया, यहां से निकाल सकते हो लॉस कंपोनेंट का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, दूसरा XM को कैसे कैलकुलेट करोगे, XM तुम्हारा क्या होगा, E1 बाई XM, E1 बाई सॉरी IM, E1 बाई IM। एक ये इक्वेशन हो गई। इन दो इक्वेशनों से तुम पता कर सकते हो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस कितना है और लॉस कंपोनेंट का, यानी कि हिस्टैरिसीस एडी करंट के कारण जो रेजिस्टेंस आरसी की वैल्यू लेनी है वो कितनी हो रही। ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हो कोर का रिएक्टेंस निकाल सकते हो यहां से इन दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। नाउ पावर की बात कर लेते हैं। कोर में लॉसेस कितने हो रहे हैं पीसी, तो वो तुम्हारे हो रहेंगे, लॉसेस केवल यहां हो रहे हैं, याद रखना इंडक्टर्स में कभी भी लॉसेस नहीं होते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो इंडक्टर एक रिएक्टिव पावर डिवाइस है और लॉसेस जो होते हैं वो एक्टिव पावर में होते हैं। तो इसीलिए लॉस को हमेशा यूज करने के लिए मैं रेजिस्टेंस यूज करता हूं। अगर आपको अभी भी डाउट है तो मेरा इसमें रेजिस्टेंस वाला एलिमेंट्स का सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इसका लेक्चर जरूर देखना बेसिक एलिमेंट की सीरीज में। खैर, तो यहां पे लॉसेज होंगे वो रेजिस्टेंस में होंगे, तो आईसी रेजिस्टेंस का कितना करंट जा रहा है आईसी, तो आईसी का होल स्क्वायर इंटू आरसी। केवल ये लॉसेस कोर के अंदर हो रहे होंगे क्योंकि कोर कंपोनेंट लॉसेस यहां पे। ठीक है, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, सेम E1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आरसी। ये दो तरीके हैं, सेम चीज है, तो ये दो तरीके से आप लिख सकते हो, ये करंट आईसी है या लॉसेस है, इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, तो जल्दी से कंबाइन कर लेते हैं कि हमने जो जो सीखा। तो यहां पे हमारा था इक्विवेलेंट सर्किट की पार्ट 2 की हम लोग ने इस पूरे लेक्चर के अंदर एनालिसिस करी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, हमने इसके अंदर हमने यहाँ पे वोल्टेज इक्वेशन सीखी, वोल्टेज इक्वेशन सीखी। ठीक, वोल्टेज इक्वेशन सीखी, और क्या सीखा इसके अंदर, करंट इक्वेशन सीखी, करंट इक्वेशन सीखी, और क्या सीखा, पावर लॉस इक्वेशन। ये तीन इसके मेजर कंपोनेंट थे, पावर लॉस इक्वेशन। ठीक है, वोल्टेज इक्वेशन में तुम्हें क्या क्या चीजें सीखने को मिली आपको, अगर बात की जाए पूरी वोल्टेज इक्वेशन में, हमने एक V1 की इक्वेशन पूरी ड्राइव करी, हमने E2 की पूरी ड्राइव करी। ठीक है, ये दो चीजें हमने ड्राइव करी थी KVL लगा के सिंपली। ठीक, करंट इक्वेशन में हमने I1 की ड्रॉप पूरी ड्राइव करी कि I1 इक्वल टू कितना निकल के आया था, I0 प्लस I1 डैश। ठीक है, ये ड्राइव करी, प्लस हमने I1 डैश की इक्वेशन निकाली इन टर्म्स ऑफ I2 के टर्म्स में। ठीक है, और प्लस हमने क्या करा, इसके अंदर एक और इक्वेशन निकाली थी कि I0 जो थी वो IC प्लस IM निकाला। ठीक है, और इसी के अंदर हमने IC को इन टर्म्स ऑफ अल्फा और इन टर्म्स ऑफ थीटा निकाला, थीटा 1। इसी तरीके से IM को भी मैंने इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड इन टर्म्स ऑफ थीटा 1 ये सॉल्व करा। पावर लॉस इक्वेशन की बात करी जाए, पावर लॉस में हमने RC की वैल्यू निकाली, हमने इसके अंदर XM की वैल्यू निकाली,
फिर इसके अंदर हमने क्या करा, सिंपली पीसी की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इस पूरे सिस्टम के अंदर सीखी हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इस लेक्चर को कम से कम 2 बार जरूर देखना, क्योंकि एक बार में कई भी हो सकता है आपको ना समझ में आए या कुछ चीजें छूट जाएं। तो आप जब इस लेक्चर को दोबारा देखोगे तो आपको ये एकदम क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। ठीक, अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उससे रिलेटेड मैं एक नया लेक्चर आपके लिए जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।